गुड इवनिंग गाइस, कैसे हो आप लोग। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं आप लोगों को होम मैनेजमेंट बता रही थी, जिसमें पुष्प व्यवस्था बता रही थी हम आपको। तो रेखी पुष्प व्यवस्था हमने आपको यहाँ तक बता दिया था। रेखी पुष्प व्यवस्था तक मैंने आपको बता दिया था कि रेखी व्यवस्थाएं क्या होती। पुष्प व्यवस्था 4 प्रकार की होती है। एक रेखी थी, एक समूह थी, एक लघु थी और एक मिलीजुली थी। तो रेखी में क्या होता है, ज्यामितीय आकार पकड़ के व्यवस्थाएं बनती है। इसमें क्या होता है, इसमें ज्यामितीय आकार होता है। जैसे ये ज़्यादा उपयोग कहाँ होती है, तो पूर्वी पश्चिमी शैली के लोग इसका ज़्यादा उपयोग करते हैं। ठीक है। इसमें कम फूलों की ज़रूरत होती है। इसमें क्या होती है, क्वालिटी की ज़रूरत होती है। इसमें मात्रा क्वांटिटी की ज़रूरत नहीं होती, ये चीज़ याद रखिएगा। और इसमें क्या होता है, हमेशा जैसे आप बताएंगे रेखाओं का उपयोग किया जाता है। ठीक है, इतनी चीज़ें आप समझ जाना। और रेखाएं जैसे कैसे आपने, जैसे एक सिंपल लाइन, सी लाइन, कर्व लाइन, वी लाइन, एल शेप, ये सब क्या होती है, रेखीय मतलब पुष्प व्यवस्था में ये सब चीज़ें की जाती है। ठीक है। और इनको सेटल कैसे किया जाता है, प्लांट्स के जो स्टेम होती है उनको सेटल कैसे किया जाता है, तो एक वायर का उपयोग किया जाता है। उसके माध्यम से विभिन्न प्रकार के आकार दिए जाते हैं। और इसमें एक इसकी कुछ शर्तें होती हैं, जैसे इसकी कितनी होनी चाहिए, तो जिसकी इसकी ऊंचाई और चौड़ाई, जैसे जो पुष्प व्यवस्था होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, पात्र है ना, उसकी ऊंचाई और चौड़ाई से 1.5 गुना ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है। और क्या होना चाहिए, तो इनकी आकृति आप जान गए, त्रिभुज बनता है, सी बनता है, एफ बनता है, किसी भी बनता है, उसी वायर के माध्यम से जो बनाना है बना सकते हैं। और इसमें एक बात है कि इसमें उथले फूलदान का प्रयोग करते हैं, वो ज़्यादा श्रेष्ठ होता है, उथला वाला फूलदान। ठीक है। अब नेक्स्ट आता है नंबर, देखिए यहाँ पे समूह शैली का। समूह आपको दिख रहा है, देखे दिख रहा है कि नहीं। समूह शैली में पुष्प व्यवस्था, फ्लावर अरेंजमेंट इन मास स्टाइल। इस शैली द्वारा पुष्प सज्जा का श्रेय अंग्रेजों को जाता है। ये शैली किसकी है, तो ये अंग्रेजों की शैली, इसका श्रेय अंग्रेजों को जाता है। आज भी भारत में परंपरागत रूप से पुष्प व्यवस्था इसी शैली का प्रयोग अधिकांशतः किया जाता है। इसे गुलदस्ता सजाना भी कहते हैं। जैसे गुलदस्ता हम सजाते हैं ना, अलग तरीके के फूल डाल देते हैं, पत्तियाँ डाल देते हैं, जो भी कलर का मन किया, गुलदस्ता कैसा होता है वही। तो ये इसका श्रेय किसको जाता है, तो अमेरिका के लोगों को, अंग्रेजों को अंग्रेजों को इसका श्रेय जाता है, अमेरिकन को इसका श्रेय जाता है कहने के लिए। और कहते हैं क्या, तो गुलदस्ता कहते हैं किस शैली को, समूह शैली को। ठीक है। समूह शैली में पुष्प व्यवस्था से तात्पर्य सुंदर, आकर्षक, चटकीले रंगों के फूलों को चुनकर व्यवस्थित करके फूलदान में लगाना। इस शैली द्वारा पुष्प सज्जा में पर्याप्त मात्रा में फूल, मतलब आपने रेखी में क्या देखा था, क्वालिटी चाहिए, क्वांटिटी नहीं, लेकिन इसमें क्या, क्वांटिटी चाहिए। ठीक है। फूलों, पत्तियों, टहनियों, अन्य पुष्प सामग्री की ज़रूरत होती है। फूलदान पात्र का उपयोग किया जाता है। इस शैली की खास विशेषता है कि इसमें रेखाओं पर बल न देकर, इसमें रेखाओं पर, जैसे उसमें देखा था ना, अर्धचंद्राकार, चंद्राकार, एल शेप, वी शेप, सी शेप, किसमें, रेखीय शैली में, इसमें उस पर बल नहीं दिया जाता। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि इसमें इस शैली की खास विशेषता है कि इसमें रेखाओं पर बल न देकर फूलों के रंग एवं सुंदरता पर बल दिया जाता है। किस पे बल दिया जाता है, फूलों के रंग एवं सुंदरता पर बल दिया जाता है। किस पर बल नहीं दिया जाता, तो रेखाओं पर बल नहीं दिया जाता। फूलों की समूहीकृत रचना गठी हुई, कॉम्पैक्ट, अर्धगठी, सेमी कॉम्पैक्ट अथवा बिखरी हुई, स्कैटर्ड हो सकती है। मतलब कहने का है कि इसमें समूह में, थोड़ा कम अर्ध समूह में, एकदम बिखरी हुई व्यवस्था। गुलदस्ते कैसे होते हैं, घरों में आप गुलदस्ते देखे होंगे, उसकी ही ये बात कर रहा है, उसकी ये विशेषता बता रहे हैं। परंतु इस शैली द्वारा सज्जा करते समय यह ध्यान रखना जरूरी होता है कि प्रत्येक फूल ही अपनी स्वयं की सुंदरता बनी रहे। प्रत्येक फूल ही अपनी स्वयं की सुंदरता बनी रहे, उनका आपसी मिश्रण प्रभाव भी सुंदर, आकर्षण, मनोहारी, अद्भुत छटा बिखेरने वाली हो। कहने का मतलब प्रत्येक फूल की अपनी सुंदरता हो। ठीक है। दूसरे जैसा होता है ना, एक फूल है तो उसके साथ जो कंट्रास्ट पत्ती लगाई गई या एक और फूल लगा दिया गया, कली लगा दी गई, तो उसकी सुंदरता उस पर भी डिपेंड करती है। लेकिन इसमें ये बात ना हो, इसमें हर फूल की, हर कली की, हर फूल जिसकी विशेषता स्वयं अपनी हो। ठीक है। फूलों की समूहीकृत विन्यास स्टाइल, स्टाइलाइज्ड, स्वाभाविक, नेचुरल अथवा आवर्तकाल पीरियड टाइप हो सकता है। मतलब फूलों का जो समूहीकृत विन्यास है, मतलब जिस हिसाब से इसको सजाना है, स्टाइलिश भी हो सकता है, नेचुरल भी हो सकता है और पीरियड टाइप का भी हो सकता है। ठीक है। स्टाइलिश पुष्प विन्यास में फूलों के रंग अथवा रेखीय नमूना बनाकर आकर्षण उत्पन्न किया जाता है। फूल विन्यास में फूलों के रंग पर और रेखीय नमूना बनाकर आकर्षण उत्पन्न किया जाता है। अनौपचारिक कमरे में स्वाभाविक समूहीकृत पुष्प व्यवस्था की जाती है। अनौपचारिक कमरा मतलब समझते हैं, जो मतलब स्टाइलिश स्टाइल, मतलब ऐसा नहीं कि एक फ्लोर यहाँ तो दूसरा भी सेम यहाँ, या एक सीनरी यहाँ तो दूसरी भी वैसी सेम इधर, नहीं। अनौपचारिक कमरे में जो स्वाभाविक पुष्प व्यवस्था होती है उसके लिए ज़्यादा अच्छा होता है। ठीक है। अनौपचारिक कमरे के लिए अच्छा होता है। प्राचीन काल में यूरोप के महलों में आवर्तकाल पीरियड टाइप पुष्प विन्यास की जाती थी। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना कि आवर्तकाल या पीरियड टाइप की जो पुष्प व्यवस्था कहाँ कहती थी, यूरोप के महलों में की जाती थी।
समूहीकृत सज्जा कैसे करें, हाउ टू अरेंज मास स्टाइल। समूहीकृत सज्जा ऊंचे आकार के फूलदान में की जाती है। कैसे आकार के, ये चीज़ इसमें आपने पढ़ा ऊंचे, आपने रेखी में क्या पढ़ा था, उथला पढ़ा था। अंतर ध्यान करते जाइएगा। समूहीकृत सज्जा ऊंचे आकार के फूलदान का प्रयोग किया जाना चाहिए। फूलदान में ऊपरी सिरे तक तार की जाली लगा देनी चाहिए। तार की जाली हम आपको दिखाते हैं कैसी होती है। देख रहे हैं, ये सब होल्डर है। चिकन वायर होल्डर, हार्डवेयर के कपड़े का होल्डर जो कि पात्र के ऊपरी भाग तल में लगा होता है, ये सब क्या है, वायर के क्या है, होल्डर बनाए गए। इन्हीं का उपयोग करने बताया जा रहा है। ठीक है, तो देखिए इसमें लिखा है कि फूलदान में क्या फूलदान के ऊपरी सिरे तक तार की जाली लगा देनी चाहिए। देखिए ऊपरी सिरे तक तार की जाली लगी हुई, देख रहे हैं। चिकन वायर होल्डर में क्या होता है, ऊपरी सिरे तक देखिए तार की जाली लगी हुई है, देख रहे हैं। फिर फूलदान में इतना पानी भरना चाहिए ताकि टहनियों का अंतिम सिरा पानी में डूबा रहे। किस शैली में, तो आप बोलेंगे कि समूह शैली में, इसे मास स्टाइल भी कहते हैं। और इसमें कैसे जो फूलदान का प्रयोग करते हैं, तो बड़े ऊंचे फूलदान का प्रयोग करते हैं। रेखी में कैसा कर रहा था, तो आप बताएंगे मैम उथले का कर रहे थे। फूलदान की लंबाई चौड़ाई को ध्यान में रखते हुए इससे करीब 1.5 गुणी लंबाई की टहनियों का चयन करना चाहिए। तो सब में सेम है, 1.5 गुना ज़्यादा, मतलब जितना पात्र की लंबाई है चौड़ाई है उससे 1.5 गुना ज़्यादा। पात्र की चौड़ाई से सज्जा की चौड़ाई 2 गुनी होनी चाहिए। पात्र की चौड़ाई से, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। पात्र की चौड़ाई से सज्जा की चौड़ाई कितनी होनी चाहिए, 2 गुनी होनी चाहिए। पात्र की चौड़ाई से ठीक सज्जा की चौड़ाई कितनी होनी चाहिए, तो पात्र इतना है तो इतना और होना चाहिए, फैला हुआ सा 2 गुना होना चाहिए। मतलब आप इससे समझ लो पात्र की चौड़ाई इतनी है, आधा ये जोड़ लो तो क्या इतना बराबर नहीं हो जाएगा, तो हो जाएगा। तो पात्र की चौड़ाई से सज्जा की चौड़ाई 2 गुनी होनी चाहिए। ठीक है, मतलब फूल बिखरा होना चाहिए, गुलदस्ता जिसको कहते हैं, जो गुलदस्ते की तारीफ होती है। ठीक है, पुष्प सज्जा नंबर 4 आता है। पुष्प सज्जा की साकार आकृति में बनाया जाना, इसका स्पष्ट रेखा चित्र मस्तिष्क में बना लेना चाहिए। आपको कोई भी अरेंज करना है तो आप पहले अपने मस्तिष्क में उसकी क्या कल्पना करते हो। फूलों की टहनियों को तार की जाली की सहायता से विभिन्न दिशा में छितराकर व्यवस्थित करें। आड़ी तिरछी विकर्ण रेखाओं का प्रयोग करें। नंबर 6 पुष्प सज्जा की बाह्य रेखा को स्पष्ट करने वाली टहनियों एवं शाखाओं को दृढ़तापूर्वक मजबूती से लगाना चाहिए, क्योंकि इन्हीं पर संपूर्ण सज्जा निर्भर करती है। 7 नंबर है पुष्प सज्जा को आकर्षण तथा रुचि केंद्र पर दबाव इम्फेसिस क्या है, सिद्धांत है किसका, कला का। ध्यान रखना, पुष्प सज्जा को आकर्षण बनाने तथा रुचि केंद्र पर दबाव उत्पन्न करने के लिए सबसे बड़े सुंदर चटकुले खूबसूरत रंग के फूलों को कहाँ केंद्र में रखना चाहिए। दबाव उत्पन्न करने के लिए जिन फूलों का प्रयोग किया जाना चाहिए उसका सावधानी पूर्वक प्रयोग करना चाहिए। तो सावधानी में क्या सावधानियाँ होनी चाहिए, फूल सुंदर हो, चमकीला हो, चटकीला हो, बड़ा हो। ठीक है, इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। नंबर 8 आता है अंत में संपूर्ण सज्जा के लिए तैयार आधार को विभिन्न फूलों, पत्तियों, टहनियों, घास आदि से सजाना चाहिए। आपने पीछे आधार की कुछ तारीफ पढ़ी थी, आधार कैसा होना चाहिए, तो आपने देखा था प्रकृति की चीज़ों से हमें सीखना चाहिए। नीचे आधार मोटा होता है, ऊपर जाके टहनियाँ पतली होती है, तो आधार टहनियों से क्या होना चाहिए, मोटा होना चाहिए। साथ ही यह भी ध्यान रखना चाहिए कि फूलों की व्यक्तिगत सुंदरता एवं आकर्षण कम नहीं हो, सामूहिक रूप से मिलकर सुंदरता में 4 चांद लगा सके। सामूहिक पुष्प सज्जा मेज पर बहुत खिलती है, वेरी इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। सामूहिक पुष्प सज्जा कहाँ पे खिलती है, तो आप बताएंगे मेज पर खिलती है। यदि पृष्ठभूमि सादे रंग की है तो इस पर बहुरंगी फूल वाली डिजाइन सौंपती है। ठीक है, कंट्रास्ट की बात कर रहा है, कॉम्प्लीमेंट्री में। नेक्स्ट आता है लघु पुष्प व्यवस्था, मतलब छोटी। ठीक है, मिनिएचर फ्लावर अरेंजमेंट। जब पुष्प सज्जा किसी छोटे पात्र फूलदान में की जाती है तब इसे लघु पुष्प व्यवस्था कहते हैं। इस प्रकार की पुष्प व्यवस्था छोटी कटोरी, गिलास, प्लेट, चौड़े मुंह की छोटी सीसी, एस्ट्रे आदि में की जाती है। मतलब छोटी, जिसका आकार छोटा हो, की जाती है। लघु पुष्प व्यवस्था की लंबाई कितनी होती है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। 4.5 मतलब 4.5 इंच से लेकर 5.5 इंच तक रखी जाती है। किसकी पुष्प व्यवस्था, तो लघु की 4.5 इंच से लेकर कितनी 5.5 इंच तक रखी जाती है। लघु पुष्प व्यवस्था की क्या लंबाई, क्या चीज़, लंबाई, ध्यान रखिएगा, क्या लंबाई। ठीक है,
अगला आता है मिली जुली मिश्रित पुष्प व्यवस्था, कंबाइंड फ्लावर अरेंजमेंट। इस प्रकार की पुष्प व्यवस्था को अमेरिकन शैली की पुष्प व्यवस्था भी कहते हैं। इस चीज़ को ध्यान रखना वेरी इंपॉर्टेंट है। अमेरिकन शैली की पुष्प व्यवस्था किसे कहते हैं? तो जो मिली जुली या मिश्रित पुष्प शैली कंबाइंड फ्लावर अरेंजमेंट होता है, इसे ये अमेरिकन शैली की पुष्प सज्जा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अमेरिकन शैली की पुष्प सज्जा कहते हैं। किसे कहते हैं? मिली जुली या मिश्रित या कंबाइंड फ्लावर अरेंजमेंट को कहते हैं। क्या कहते हैं? अमेरिकन शैली की पुष्प व्यवस्था। आपको मैं 3-4 बार इसलिए रिपीट कर देती हूँ कि जैसे खान सर कोई चीज़ को 10 बार रिपीट करके याद करा देते हैं, मैं भी वैसे ही आप लोग को सोचती हूँ याद हो जाए। आजकल यह सज्जा काफ़ी लोकप्रिय है। इसमें रेखीय शैली तथा समूहीकृत शैली की सबसे अच्छे गुणों विशेषताओं को चुनकर इनके उपयोग से एक नवीन सज्जा की जाती है। मिली जुली अथवा मिश्रित व्यवस्था कहते हैं। किसकी है? अमेरिकन शैली में इसकी ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। इसको अमेरिकन शैली भी कहते हैं। ठीक है, कंबाइंड शैली भी कहते हैं, मिश्रित कहते हैं, मिली जुली भी कहते हैं। मिश्रित प्रकार के पुष्प व्यवस्था में फूलों के रंग रेखा दोनों पर ही बहुत अधिक ध्यान दिया जाता है। केंद्र में समूहीकृत शैली तथा बाहर में रेखीय शैली का उपयोग किया जाता है। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। केंद्र में हर रंग के फूल गुच्छे इत्यादि का प्रयोग किया जाता है। बाहर में रेखीय शैली का डिजाइन मतलब कर्व कर दे दे या वी दे दे या यल दे दे या शेप दिया जाता है। ठीक है, मिली जुली मिश्रित शैली इसीलिए कहते हैं, अमेरिकन शैली भी कहते हैं। विभिन्न कलाकारों ने पुष्प सज्जा के विभिन्न प्रकारों को विभिन्न दृष्टिकोणों से देखा है। कुछ कलाकारों का मानना है कि पुष्प सज्जा मुख्यतः 3 विधियां हैं: परंपरागत शैली, पूर्वदेशी शैली और आधुनिक शैली। वेरी इंपॉर्टेंट है। पुष्प सज्जा की प्रमुख कितनी विधियां हैं या कितनी शैलियां हैं? तो 3। एक पारंपरिक हो गई जिसे ट्रेडिशनल कहते हैं, तो दूसरी क्या होगी? मॉडर्न होगी। ठीक है, एक देसी हो गई, एक विदेशी हो गई, इतना समझ लो। बीच में क्या होगा? पूर्व देशी हो गई, ओरिएंटल स्टाइल हो गई। तो परंतु यदि ध्यानपूर्वक देखा जाए तो पुष्प विन्यास की प्रमुख 2 विधियां होती है। ध्यान से देखा जाए तो मुख्यतः कितनी होती है? 2। एक औपचारिक, एक अनौपचारिक। अब क्वेश्चन किस पे प्रकार से आता है? डिपेंड इस पे करता है। आयोग क्या मानती है? डिपेंड इस पे करता है। ठीक है, ऐसे आप लोग देख लो 3 मुख्य विधियां होती है, एक देसी, एक विदेशी। और देसी विदेशी का अंतर इसमें ही है। ठीक है, आगे देखना लिखा हुआ देसी शैली का प्रयोग औपचारिकता का ध्यान देते हैं और जो विदेशी होते हैं ज़्यादा अनौपचारिकता को ध्यान देते हैं। बीच में पूर्वदेशी है। अब आगे देख लो, लिखा है कि ध्यान पूर्वक देखा जाए तो मुख्य 2 विधियां, एक औपचारिक दूसरी अनौपचारिक, एक फॉर्मल एक इनफॉर्मल। ठीक है, औपचारिक पुष्प सज्जा को परंपरागत अथवा रूढ़िगत पुष्प व्यवस्था भी कहते हैं। क्या कहते हैं? तो परंपरागत रूढ़िगत पुष्प व्यवस्था कहते हैं। किसे कहते हैं? तो आप कहेंगे औपचारिक पुष्प सज्जा को। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? तो फॉर्मल फ्लावर अरेंजमेंट भी कहते हैं। इस विधि में विभिन्न रंग सुगंध के फूलों, कलियों, पत्तियों, टहनियों को एक साथ फूलदान में लगाया जाता है। विभिन्न रंग के फूल, ध्यान दीजिएगा, विभिन्न रंग के फूलों को, ठीक है, विभिन्न रंग की कलियों को, ऐसे गुलदस्ता होता है। भारत, चीन, अन्य पूर्वी देशों में यह पुष्प सज्जा आज भी की जाती है। पूर्वी देशों में इसकी ज़्यादा डिमांड है। इस प्रकार की पुष्प सज्जा में परंपरागत फूलदान की शोभा, देखो परंपरागत में आपको बोली थी ना, ये चीज़ कहाँ से रिलेट करेगा? तो ट्रेडिशनल से रिलेट कर रहा है ना। परंपरागत फूलदान की शोभा पाते हैं। विशेषकर सिलखड़ी, एलेबेस्टर, चीनी मिट्टी, चाइना क्ले के फूलदान उपयुक्त किए जाते हैं। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा इस चीज़। औपचारिक पुष्प व्यवस्था में सिलखड़ी जिसे एलेबेस्टर कहते हैं, दूसरा चाइना क्ले के फूलदानों का उपयोग किया जाता है। इसे परंपरागत फूलदान भी इसमें ही शोभते हैं। इसे परंपरागत या रूढ़िदान पुष्प व्यवस्था भी कहते हैं, औपचारिक भी कहते हैं, फॉर्मल भी कहते हैं। ज़्यादा प्रयोग भारत और चीन या पूर्वी देशों में होता है। इस चीज़ को ध्यान रखना। ठीक, फूलदान बाह्य धरातल सम अथवा चिकना होता है, परंतु आजकल औपचारिक पुष्प विन्यास में काफ़ी परिवर्तन हुआ है। अब फूलों को समूहीकृत करके न केवल फूलदान में लगाए जाते हैं बल्कि कला के तत्वों सिद्धांतों का पालन किया जाता है। वो तो सिंपल सी बात है, कला के सिद्धांतों का पालन किया जाता है। कला के सिद्धांत क्या है? तो वही 5 है, जिसमें प्रपोर्शन है, इम्फेसिस है, रिदम है, बैलेंस है। ठीक है, ये सब सिद्धांत हो गए। और रंग आपको, अरे तत्व आपको पता है 7 होते हैं: रेखा, आकार, नमूना, बनावट, थाली, स्थान, प्रकाश। ठीक है, 1-2 और होगा कोई। अगला आता है अनौपचारिक पुष्प सज्जा, जिसे इनफॉर्मल फ्लावर अरेंजमेंट कहते हैं। तो इस प्रकार की पुष्प सज्जा जापानी शैली पर आधारित है। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना एग्जाम पॉइंट से कि जापानी शैली किस पर आधारित है? तो अनौपचारिक पुष्प सज्जा पर आधारित है। देखिए बच्चों, आपको एक एक लाइन नहीं छोड़ते हैं, सारी चीज़ें बताते
बुक की तो आप लोग को ज़रूरत ही नहीं है। इन्हीं चीज़ों को हम ध्यान में रख के मैंने बुक पढ़ाना शुरू कर दिया, ठीक है। कुछ लोगों की बातें मेरे मन में लगी कि बुक नहीं है मैम, कौन सी बुक ले, ये चीज़ें मुझे लगी मैं पढ़ा देती हूँ। इसमें अनौपचारिक संतुलन होता है। इसमें क्या होता है, अनौपचारिक संतुलन होता है। और अनौपचारिक शैली का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो आप बोलेंगे जापानी शैली में इसका ज़्यादा प्रयोग होता है। जापानी शैली पर यह आधारित है। इसे अंग्रेजी में इन्फॉर्मल फ्लावर अरेंजमेंट कहते हैं। यह पुष्प सज्जा मुख्यतः सज्जाकर्ता के व्यक्तिगत रुचि और पसंद पर निर्भर करती है। क्या करती है, जो सजाने वाला होता है, जो डेकोरेशन कर रहा होता है, उसकी पर्सनल मतलब खुद की रुचि, खुद के पसंद पर निर्भर करती है। सज्जाकर्ता पुष्प व्यवस्था के माध्यम से अपने विचारों, भाव, संवेगों को अभिव्यक्त करता। आगे आपने पीछे पढ़ा था कि क्या होते हैं, मन भाव को प्रकट करने का एक साधन है। तो वही चीज़ यहाँ लिखा है कि विचारों, भाव और संवेगों को अभिव्यक्त करने का एक साधन है, इसलिए इसमें अभिव्यक्त किया जाता है। इसलिए यदि इसे व्यक्तित्व की अभिव्यंजना, पर्सनैलिटी एक्सप्रेसिवनेस भी कहा जाए तो कभी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, मतलब कोई गलत बात नहीं है। व्यक्तित्व की अभिव्यंजना किस शैली को कहा जाता है पुष्प सज्जा की, तो आप बोलेंगे अनौपचारिक पुष्प सज्जा को कहा जाता है, इनफॉर्मल फ्लावर अरेंजमेंट को कहा था। क्यों कहा जाए, कहाँ पर कि ये शैली कहाँ की शैली पर आधारित है, तो आप बताएंगे मैम जापानी शैली पर आधारित है, ठीक है। इसमें ये किस आधार पर की जाती है, तो जो सज्जा करता होता है उसकी व्यक्तिगत रुचि पसंद पे निर्भर करती है, उसी आधार पर इसका किया जाता है, इसकी सज्जा, ठीक है। इस विधि से कम फूलों, पत्तियों, टहनियों का प्रयोग कर सुंदर एवं आकर्षक सज्जा की जाती है। सूखे पत्ते, सूखी टहनियाँ, सूखे बीजों की फलियां, गेहूं की बाल, सुंदर घास, कूस, खरपतवार आदि सुंदर पुष्प व्यवस्था की जाती है। देखना, सूखे पत्ते, सूखी टहनियाँ, सूखे बीजों, ये भी सब इंपॉर्टेंट। मान लो आया सूखे पत्ते, टहनियों, फूलों अरे बीजों का प्रयोग किन शैली में किया था, तो अनौपचारिक पे किया था। अनौपचारिक शैली किस पे आधारित है, जापानी शैली पे आधारित है, ठीक है। अनौपचारिक पुष्प सज्जा में रंगों को अधिक महत्व न देकर रेखाओं को अधिक महत्व दिया जाता है। रंगों को महत्व नहीं, रेखाओं को महत्व दिया जाता है। इस सज्जा में चौरस फूलदान का उपयोग किया जाता है। इसमें रंगों को महत्व नहीं दिया जाता, इसमें किस पे महत्व दिया जाता, तो रेखाओं को महत्व दिया जाता है। कैसे फूलदान का प्रयोग किया था, तो आप बोलेंगे चौरस, मतलब चौकोर हो, स्क्वायर के रूप में हो, ठीक है। उसमें कैसा था, तो उसमें सिलखड़ी और परम चीनी मिट्टी के बने फूलदान थे, ठीक है। कैसे थे, तो ऊंचे फूलदान का उपयोग किया जाता था, ठीक है। औपचारिक में इसे परंपरागत, रूढ़िगत भी कहते थे। इसमें देखो चौरस फूलदान का उपयोग किया जा रहा ताकि टहनियों को मनवांछित तरीके से फैलाया जा सके, मतलब स्क्वायर का प्रयोग करके एक इधर फैला दो, इधर फैला दो, मतलब चारों दिशा में फैलाया जा सके, ठीक है। अब नंबर आता है जापानी पुष्प सज्जा का। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, हर साल एक क्वेश्चन इस सज्जा से जरूर आता है, जापानी फ्लावर अरेंजमेंट से। आज मैं ये चैप्टर आपका फिनिश कर देती हूँ। वृंदा मैम की बुक का बचेगा मेरे पास जो और बुक है, उस बुक से भी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, उसको भी मैं इसमें ऐड कर दूंगी, ठीक है। अगर इसमें नहीं होगा तो मैं एक पार्ट बना के और बना दूंगी। कम से कम इतना तो हो जाएगा कि आपका वृंदा मैम की बुक कंप्लीट हो जाएगी। जापानी पुष्प सज्जा, जापानी फ्लावर अरेंजमेंट। जापानी सदैव से प्रकृति प्रेमी रहे। प्रकृति प्रेम के कारण ही उन्होंने ऐसी पुष्प सज्जा का विकास किया। इन्होंने इसका स्टार्ट किया, बौद्ध भिक्षु इसका स्टार्ट किया जापान में जाके, ठीक है, जिसका संपूर्ण विश्व ऋणी है। जापानी पुष्प सज्जा इकेबाना संपूर्ण संसार में प्रसिद्ध है। जापानी पुष्प सज्जा इकेबाना, जापान की पुष्प सज्जा को किस नाम से जानते हैं, देखिए लिखा है इकेबाना, संपूर्ण संसार में प्रसिद्ध है। जापानी सज्जा जो इकेबाना है वो संपूर्ण संसार में मतलब प्रसिद्ध है। जापान में पुष्प विन्यास को एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण कला माना जाता है। वहाँ के लोग फूल पौधों को आध्यात्मिक आधार मानते हुए प्यार करते हैं, जबकि पश्चिमी देशों के लोगों को फूलों से प्यार उनके सौंदर्य, भीनी भीनी खुशबू और आकर्षण रंग से होता है। बट जापानियों किसके होता है, उसको जीवन से, जापानी क्या करते हैं, जो फ्लावर्स होते हैं उनको जीवन से मतलब कनेक्ट कर देते हैं। जीवन जैसे क्षणभंगुर है वैसे ही प्लांट होता है, मतलब पुष्प होते हैं, पुष्प का विन्यास होता है, इसलिए उसको प्लांट में न रख के, क्योंकि सूर्य की रोशनी से वो मुरझा जाएगा, तो उसको क्या करते, कसीदे मतलब एक तरीके से, एक सिस्टम से उसको एक पॉट में अरेंज कर देते हैं, ठीक है। यही इनकी सोच है, मतलब यही इनकी मानसिकता है, ठीक है। अब जापान में अति प्राचीन समय से पुष्प सज्जा की जाती थी। इतिहास में ऐसा वर्णन मिलता है कि 6वीं शताब्दी में जापानी लोग भगवान बुद्ध की प्रतिमा पर अर्पित करने हेतु फूलों, पत्तियों, टहनियों को विशेष रूप से सजाते थे। इन सजे हुए फूलों को कांसे के बर्तन, वेरी इंपॉर्टेंट है, किस बर्तन का प्रयोग करते थे, तो कांसे के बर्तन में रखकर भगवान बुद्ध की प्रतिमा के सामने रखे थे। किस बर्तन का प्रयोग करते थे, कांसे के बर्तन का प्रयोग करते थे, ठीक है। जिसकी ऊंचाई कितनी होती थी, 10 से 15 फीट होती थी। कितनी होती थी, 10 से 15 फीट होती थी। कितनी होती
होती थी? 10 से 15 फीट होती थी। किसका बना होता था? तो आप बोलेंगे कांसे का बर्तन होता था, ठीक है। कहाँ रखते थे? तो भगवान के सामने रखते थे। किस सदी से? 6वीं सदी से। कौन? जापानी लोग, ठीक है। किस भगवान के सामने? भगवान बुद्ध के सामने। धीरे धीरे इस कला में काफ़ी विकास हुआ। वहाँ के लोग अपने घरों में, पूजा स्थलों में, विभिन्न कक्षों में भी फूलों को सजा कर रखते थे, जिसे टोकोनामा कहते थे। टोकोनामा का प्रयोग कहाँ होता था? जो जापानी अपने भगवान के सामने मंदिरों में जो पुष्प सज्जा या पुष्प व्यवस्था करते थे, उसको किस नाम से जानते थे? तो टोकोनामा के नाम से जानते थे। आप इस चीज़ को याद रखना, ठीक। इकेबाना क्या है? पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। जापानियों की जो शैली सबसे प्रचलित है, पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। आपने पीछे इस चीज़ को देखा था। किस पात्र का प्रयोग कर रहे थे? तो कांसे के पात्र का। कितनी ऊंचाई थी, क्या था? तो आप बताएंगे 10 से 15 फीट इसकी ऊंचाई थी, ठीक है। अगला आता है इकेबाना। जापानी पुष्प व्यवस्था में सबसे प्रचलित शैली है। कौन सी? इकेबाना। आप पीछे भी देखें। इकेबाना शाब्दिक अर्थ होता है जीवित फूल। इकेबाना का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो जीवित फूल। क्योंकि जो जापानीज होते हैं, जो जापानीज होते हैं, वो जो होते हैं, वो फूल को जीवित, उस जीवन के जीवन देखते हैं ना, जब फूलों को जीवन से उन्होंने संबंधित किया और फूल में वो जीवन देखते हैं। जैसे जीवन क्षणभंगुर है, कभी भी खत्म हो सकता है, वैसे पुष्प को रखा है कि पुष्प की भी एक सीमा होती है, कुछ समय के बाद ये क्या होता है? समाप्त हो जाता है। तो इसीलिए इसको कहा इकेबाना का अर्थ क्या होता है? जीवित फूल होता है। वहाँ फूलों, पत्तियों एवं टहनियों की जीवित माने जाते हैं। सीनसो हाइकी। इकेबाना में ये क्या होता है? सीनसो हाइकी। सीन क्या होता है? स्वर्ग होता है, जो सबसे लंबी टहनी होती है। सो क्या होता है? जो 45 डिग्री पर कर्व की रहती है, उसको सो कहते हैं। और हाइकी क्या होता है? जो पृथ्वी जो 75 डिग्री पे होती है, 75 डिग्री पे होती है, वो क्या होती है? हाइकी होती है, ठीक है। इस चीज़ को आप रखिएगा, सीन सो हाइकी, ठीक है। पत्तियों एवं टहनियों को जीवित माने जाते हैं, प्रतीकों के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। वहाँ फूल केवल सौंदर्य का ही प्रतीक नहीं है, बल्कि प्रकृति की अभिव्यक्ति होती है। वे फूलों की सजावट में दिख रहा है, फूलों की सजावट में आत्मा के अमरत्व को प्रदर्शित करना चाहते हैं। मैं आगे एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। उनका ऐसा मानना है कि मनुष्य का जीवन अल्पकालीन है, क्षणभंगुर है, मगर आत्मा अमर है। इसी दृष्टिकोण को अपनाते हुए फूलों की सज्जा करते हैं। यथार्थ में जापानी पुष्प व्यवस्था केवल फूल, पत्ती, टहनी, कलात्मक रूप एवं रेखी अथवा समूहीकृत सज्जा नहीं है, बल्कि इसमें अध्यात्म का गुण, रहस्य, ईश्वर के प्रति अनूठा विश्वास नहीं दिख रहा है, विश्वास और रहस्य छिपा हुआ। आप एक बात समझ लेना कि जापानी क्या करते हैं? जापानी फूल को जीवन से संबंधित करते हैं, वो उस हिसाब से इसका प्रयोग करते हैं। इसमें कला और रेखा समूह की कोई चर्चा नहीं है। इसमें किस चीज़ की चर्चा है? तो अध्यात्म की, जीवन की, रहस्य की, ईश्वर के प्रति विश्वास की, ये सब चीज़ें इसमें जुड़ी हुई हैं। और हाइकी का, इकेबाना का मतलब क्या होता है? तो इकेबाना का मतलब होता है जीवित फूल। इसको कितने भागों में या किस आधार पर किया जाता है? तो सीन सो हाइकी के आधार पर। सीन जो सबसे लंबी टहनी होती है, 10 अंश के कोड पर लगाते हैं। जो सो होता है उसे 45 अंश के कोड पे लगाते हैं। स्वर्ग, सीन का मतलब स्वर्ग होता है, शो का मतलब मानव होता है, और हाइकी का मतलब पृथ्वी होता है, जिसे 75 अंश के कोड पर लगाते हैं, ठीक है। मनुष्य के नाशवान जीवन और उसके पश्चात अमरत्व से है। मतलब मनुष्य का जीवन नाशवान, क्षणभंगुर, खत्म हो जाएगा, पर क्या आत्मा मरती नहीं है, अमर है। तो वही कहा कि जीवन नाशवान, आत्मा अमरत्व है, ठीक है, अमर है। इकेबाना आज संपूर्ण विश्व में काफ़ी लोकप्रिय। सबसे लोकप्रिय क्या है? इकेबाना है। इसमें चौड़े आकार के फूलदान गमलों का प्रयोग किया जाता है, जिससे टहनियों को लगाना सुगम और सुविधापूर्वक होता है। इतना ही नहीं, इसमें प्रयुक्त किया जाने वाला फूल एक ही स्थान एवं मौसम के होते हैं। ध्यान दीजिएगा, एक स्थान और एक मौसम के होते हैं। मोरीबाना एवं नाजिरे, मोरीबाना और नाजिरे, इकेबाना की भांति ही मोरीबाना एवं नाजिरे भी सर्वाधिक प्रचलित है। कौन? मोरीबाना, नाजिरे। क्या? मोरीबाना, नाजिरे। मोरीबाना, नाजिरे। मोरीबाना में चौड़े एवं उथले फूलदान का प्रयोग किया था। मोरीबाना में कैसे फूलदान का प्रयोग किया था? चौड़े और उथले प्रयोग किया था। और टोकोनामा में आप कैसा कर रहे थे, जिनका प्रयोग पूजा स्थलों पर किया जा रहा था? तो आप बोलेंगे कांसे का। और कितनी ऊंचाई? 10 से 15 फीट ऊंचे पात्रों का प्रयोग किया। इसमें चौड़े पात्रों का प्रयोग किया जा रहा है, देखिए नहीं, चौड़े और उथले फूलदान का प्रयोग किया था। नाजिरे में लंबे आकार के फूलदानों का प्रयोग किया था। नाजिरे में कैसे? मोरीबाना में चौड़े और उथले। कहने का मतलब हो गया, मोरीबाना में कैसे? उथला और कैसा? चौड़ा। जगह काफी लग रही है ना? अरे सॉरी, हाँ, मोरीबाना में। इकेबाना में कैसा? लंबा। कैसा? लंबा, ठीक। इस चीज को आप याद रखना।
तो मोरीबाना नाजीरे में लंबे आकार के फूलदानों का प्रयोग किया जाता है। लंबे आकार के फूलदानों का प्रयोग नाजीरे में, चौड़े और उथले आकार के प्रयोग मोरीबाना में। ठीक है। जापानी पुष्प सज्जा चाहे कि किसी भी शैली से की गई हो, प्रत्येक शैली कुछ विशिष्ट भावों को अभिव्यक्त करती है। प्रत्येक जापानी सज्जा में 3 आधार प्रतीक, 3 बेसिस सिंबल होते हैं, जिन्हें 3 टहनियों के माध्यम से अभिव्यक्त किया जाता है। सीन सो हाइकी, आपको मैंने पहले ये समझा दिया है, थोड़ा एक्सप्लेन किया है, देख लो। सीन, यह टहनी पूरी सज्जा की केंद्र होती है। क्या होती है? पूरी सज्जा की केंद्र क्या होती है? तो सीन होती है। उसी पे ही फ्लावर है, तो वो तो सिंपल सी बात है। देखिए यहाँ पे फ्लावर है ना, और बीच में सबसे लंबी टहनी है, तो केंद्र तो होगी। यह सबसे लंबी, मजबूत एवं अत्यंत सावधानी पूर्वक छिली हुई टहनी होती है, जो ईश्वर गॉड की ओर संकेत करती है। ईश्वर के प्रतीक होने के कारण इस टहनी का काफ़ी महत्व है। इसकी ऊंचाई फूलदान की ऊंचाई का 1.5 गुना ज़्यादा होता है। ये मेन है, 1.5 गुना ज़्यादा। सारे आपने देखा, सारे में 1.5 गुना ही ज़्यादा था। यह सिफर रेखा, 0 लाइन से, जो कि जापानी पुष्प सज्जा में 90 अंश का कोण बनाने वाली खड़ी रेखा होती है, से 10 अंश के कोण पर लगाई जाती है। मतलब 90 डिग्री क्या होता है? 90 डिग्री का ऐसे ही तो होता है समकोण। 90 डिग्री का कोण होता है ना, यहाँ 90 डिग्री का कोण बनता है। जब आप चाप रख के देखोगे तो यहाँ 90 डिग्री का कोण, यहाँ से यहाँ क्या होता है? 180 बनता है, और जब पूरा क्या होता है तो 360 कहते हैं। तो यहाँ से 180 बन गया, तो 90 डिग्री 10 अंश हटा के तो क्या करोगे? थोड़ा सा झुक जाएगा। ठीक है। तो देखो थोड़ा सा झुक जाता है, 10 अंश का कोण पे लगाते हैं, तो मतलब 90 से 10 अंश कम कर देते हैं। ठीक है, पर लगाते हैं, 10 अंश की कोण पर लगाई जाती है। टहनी लगभग खड़ी रेखा पर होती है। शो क्या होता है? जापानी सज्जा की दूसरी टहनी शो कहलाती है, जो मानव जाति की प्रतीक है। इसी तरह से लगाई जाती है। शो क्या है? मानव है। यह एक तरफ से निकले होने का आभास देते हैं। यह लंबाई में पतली टहनी से 3/4 होती है। इस चीज़ को याद रखिएगा। यह लंबाई से, मतलब जो लंबी जो सीन है उससे कितनी कम होती है? तो 3/4। ठीक है, आप समझ रहे होगे। देखो कम है ना, 3/4 होती है। इसका झुकाव पहली टहनी की ओर होता है। जिधर इसका झुकाव होता है, सीन का, उधर ही इसका भी झुकाव होता है। ठीक है, शो का भी झुकाव उधर ही होता है, 45 अंश पे। और यह कितने पे बनती है? तो 45 अंश के कोण पर लगाया जाता है। नेक्स्ट आता है हाई की। यह टहनी सीन शो दोनों टहनियों की अपेक्षाकृत छोटी तथा पृथ्वी को प्रदर्शित करती है। वेरी इंपॉर्टेंट ये सब चीज़ें, ध्यान रखिएगा। इसे पहले वाली दोनों टहनियों की विपरीत दिशा में लगाया जाता है। देखो वेरी इंपॉर्टेंट है, विपरीत दिशा में लगाया जाता है। इसकी लंबाई दूसरी टहनी से 3/4 होती है। पहली से दूसरी 3/4, दूसरी से तीसरी 3/4। और ये कितने पे लगाई जाती है? तो सिफर रेखा, मतलब 0 लाइन से, आप 0 लाइन कह सकते हो, या जिसपे 90 डिग्री का कोण बन रहा था वहां पे कह सकते हो, वहां से कितने 75 डिग्री के कोण पर लगाई जाती है। ठीक है, ये चैप्टर आज हो जाता है खत्म। मैं यहाँ पर थोड़ा सा देख लेती हूँ जो बचा है। नाजीरे और मोरीबाना में भी इन्हीं 3 टहनियों का उपयोग किया जाता है। इन्हें खड़ा, अपराइट या कुछ झुके हुए, स्लैटिंग व्यवस्थित किया जाता है। खड़ी व्यवस्था में सीन सबसे ऊंची रेखा, परंतु आड़ी व्यवस्था में शो को सबसे ऊंचे कोण पर लगाया जाता है। खड़ी व्यवस्था में सीन सबसे ऊंची रहती है, परंतु आड़ी व्यवस्था में शो को सबसे ऊंचे कोण पर लगाया जाता है। ध्यान दीजिएगा, जापानी पुष्प व्यवस्था अत्यंत ही सरल है, जिसे हर एक सज्जा प्रेमी आसानी से कर सकता है। ये चैप्टर यहाँ होता है ख़त्म। अगर आपको ये समझ आया तो आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर देना, और मेरी वीडियो देखते हैं उसके लिए आप लोग को तहे दिल से मतलब धन्यवाद, और अपना ध्यान रखिएगा।